चैप्टर्स 2137, 2138, 2139, 2140 चैप्टर स्टार्ट चैप्टर 2137 फैंग युआन डिजर्व्स डेथ। ची सी, क्योंकि कीसी एंसेस्टर यहीं रहते थे, इसलिए कीसी का समुद्री इलाका राइचिस ची अलायंस का हेडक्वार्टर्स बन गया था। इस वक्त ची सी फॉर्मेशन के अंदर एक दावत चल रही थी। ची सी एंसेस्टर मेन सीट पर बैठे थे, जबकि ईस्टर्न सी के राइचिस पाथ फोर्सेस के रिप्रेजेंटेटिव्स उनके दाएं और बाएं बैठे थे। ची सी एंसेस्टर के बाएं तरफ एक फुटपाथ गु इमॉर्टल बैठा था। वो एक बूढ़ा आदमी था जिसकी नाक शराब पीने से लाल हो गई थी। उसने अपना वाइन कप ऊंचा उठाया और किसी एंसेस्टर को टोस्ट किया। लॉर्ड एंसेस्टर, मैं आपको ये स्प्रिंग सी ब्लॉसम वाइन का जाम पेश करता हूं। ची सी एंसेस्टर ने सर हिलाया। उनकी सीट बाकियों से काफी ऊंची थी, जिससे उन्हें नेचुरली सबको नीचे देखने का व्यू मिल रहा था। ची सी एंसेस्टर ने एक घूंट लिया और फिर हल्के से कमेंट किया, जुई जियानवेंग, तुम्हारी स्प्रिंग विंड पेटल्स वाइन काफी अच्छी है। इसमें जवानी का एक हल्का सा पोएटिक सा फ्लेवर है। यह फुटपाथ गु इमॉर्टल जुई जियानवेंग हाई था। सेंट्रल कॉन्टिनेंट में ग्रीन एंड एसिटिक और वाइन फेरी की असली इनहेरिटेंस हासिल करने के बाद कीन डिंगलिंग ने यूज चुपके से अपना एक मोहरा बना लिया था। कीन डिंगलिंग के अरेंजमेंट्स के मुताबिक जुई जियानवेंग ईस्टर्न सी वापस लौटा और कुछ समय आराम करने के बाद उसने खुद आगे बढ़कर राइचिस ची अलायंस का साथ देने का फैसला किया। राइचिस ची अलायंस में सबने उसका गर्माजोशी से स्वागत किया, क्योंकि जुई जियानवेंग ईस्टर्न सी के गु इमॉर्टल वर्ल्ड के सबसे बेहतरीन लोन कल्टिवेटर्स में से एक था। जुई जियानवेंग के पास वाइन सी था। वो हर साल एक वाइन रिसेप्शन रखता था जहां वो ईस्टर्न सी के हीरोज और योद्धाओं को बुलाता था। उसके कनेक्शंस बेहद फैले हुए थे और उसके खुद के रिश्ते ईस्टर्न सी के सभी बड़े राइचिस पाथ फोर्सेस के साथ अच्छे थे। उसके जैसे एक रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर के राइचिस ची अलायंस ज्वाइन करने के पीछे एक बड़ा पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस था। सिर्फ इस सिग्निफिकेंस की हाई अपनी एक अलग वैल्यू थी, क्योंकि भले हाई राइचिस ची अलायंस बैन चुकी थी, उसके ZYA डेटार मेंबर्स ईस्टर्न सी के राइचिस पाथ सुपर क्लान से थे। उनके अलावा कुछ डू हेवंस के गु इमॉर्टल्स भी द जो ची सी क्लोन के साथ जुड़ गए थे। ईस्टर्न सी के बहुत कम लोन इमॉर्टल्स ने राइचिस ची अलायंस ज्वाइन की थी। डेमोनिक इमॉर्टल्स तो और भी कम थे। जुई जियानवेंग का अलायंस ज्वाइन करना आने वाले टाइम में एक मिसाल बन सकता था जो ईस्टर्न सी के गु इमॉर्टल वर्ल्ड का ट्रेंड बदल सकता था। हो सकता था कि दूसरे लोन और डेमोनिक इमॉर्टल्स भी आगे आकर अलायंस ज्वाइन कर लेते। इन सब के अलावा एक और रीजन था जो कुछ हद तक फैंग युआन से जुदा हुआ था। फैंग युआन के लिंगरिंग पॉइजनस एंड प्लेग किलर मूव ने ईस्टर्न सी के राइचिस पाथ में भारी गड़बड़ मचा दी थी। उन्हें मजबूरन अपनी छिपी हुई असली इनहेरिटेंसेस निकालनी पड़ी इस किलर मूव पर रिसर्च करने के लिए, तब जाकर उन्हें उस रोकने का एक तरीका मिला था। इस इवेंट के दौरान राइचिस ची अलायंस जुई जियानवेंग को इनवाइट करना चाहती थी, लेकिन इस वक्त जुई जियानवेंग पहले हाई सेंट्रल कॉन्टिनेंट जा चुका था और चुपके से ग्रीन अंत की असली इनहेरिटेंस ढूंढ रहा था। जुई जियानवेंग फुटपाथ कल्टिवेट करता था, जो पांचों रीजन्स और डू हेवंस में काफी रेयर था। और जो चीजें जितनी रेयर होती हैं, वो अक्सर उतनी ही कीमती होती हैं। जुई जियानवेंग को टीम में शामिल करना बिल्कुल वर्थ इट था। ची सी एंसेस्टर ने ईस्टर्न सी के सुपर फोर्सेस के साथ डिस्कस किया और एक बड़ी स्वागत दावत रखी। वो न सिर्फ जुई जियानवेंग पर एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ना चाहते थे और उसका अप्रूवल हासिल करना चाहते थे, बल्कि वो राइचिस ची अलायंस का लोन और डिमोनिक इमॉर्टल्स के प्रति एटीट्यूड भी दिखा रहे थे। जब जी जियानवेंग ने फैंग युआन को देखा तो वो बेहद रिस्पेक्टफुल था और उसके चेहरे पर चापलूसी के भाव भी थे। जैसे कि अभी जुई जियानवेंग की वाइन का नाम साफ साफ स्प्रिंग सी ब्लॉसम वाइन था, लेकिन किसी एंसेस्टर ने यूज स्प्रिंग विंड पेटल्स वाइन कहा। चाहे किसी एंसेस्टर ने ठीक से सुना नहीं था या उनकी जबान फिसल गई थी, जुई जियानवेंग ने इस पर ज्यादा सोचा नहीं। उसने झुककर कहा, एंसेस्टर का बहुत बहुत शुक्रिया इससे ये नाम देने के लिए। वाह, क्या बात है। स्प्रिंग विंड पेटल्स वाइन न सिर्फ इस वाइन के कैरेक्टरिस्टिक्स से मेल खाती है, बल्कि इसमें एक पोएटिक एहसास भी है, जिससे ऐसा लगता है जैसे बसंत की हवा छू कर गुजर रही हो और फूलों की पंखुड़ियां हवा में उड़ रही हों। इस वाइन के लिए ये एक बहुत बड़े सम्मान की बात है कि एंसेस्टर ने इससे नाम दिया। एंसेस्टर के इस नाम के बाद मुझे यकीन है कि ये वाइन पांचों रीजन्स में मशहूर हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ। ची सी एंसेस्टर जोर से हंसे और जी जियानवेंग की तरफ इशारा करते हुए बोले, ओल्ड वेंग, तुम काफी हाजिर जवाब हो। अलग अलग क्लैन के रिप्रेजेंटेटिव्स ने भी हाँ में हाँ मिलाई। उनकी तारीफें जुई जियानवेंग के पीछे पीछे लहरों की तरह कीसी एंसेस्टर की तरफ बढ़ने लगी। यह गु इमॉर्टल्स तारीफ करते हुए मन ही मन गालियां दे रहे थे।
सोचा नहीं था इस बूढ़े जुई जियानवेंग का ऐसा बेशरम साइड भी होगा। सच में पूरा चमचा है। लेकिन इसमें कोई अजीब बात नहीं है। ये हर साल वाइन रिसेप्शन रखता है जहां ये सभी फोर्सेस को बुलाता है। सोशल इंटरेक्शन में इसके पास थोड़ा स्किल तो है ही। टैंग क्लैन का गू इमॉर्टल टैंग टांग जैसे ही अपना वाइन कप उठाने वाला था, एक इन्फॉर्मेशन पाथ मॉर्टल गू उड़कर अंदर आया। उसने अपनी डिवाइन सेंस से उस देखा। क्या? वेरिएंट ह्यूमन अलायंस ने हमला कर दिया। उसका शरीर कांप गया, वो बुरी तरह से चौंक गया था। लेकिन इन्फॉर्मेशन को ठीक से पढ़ने के बाद उसने थोड़ी राहत की सांस ली। फैंग युआन ने सिर्फ 10-12 गू इमॉर्टल्स को ईस्टर्न सी के अलग अलग इलाकों में मॉर्टल्स को मारने के लिए भेजा है। ये करना क्या चाहता है? कुछ ही समय पहले उसने फायर प्लेन ग्रोटो हेवन पर हमला करके 100 मिलियन इंसानों का कत्ल आम किया था। टैंग टैंग सोच रहा था जब उस अधूरे ह्यूमन सी की याद आई। फैंग युआन के ईस्टर्न सी के शिया क्लैन पर हमला करने के बाद इस आर्टिफिशियल सक्लूडेड डोमेन ऑफ हेवन एंड अर्थ की खबर दूर दूर तक फैल गई थी। इसलिए राइचस ची अलायंस को इसके बारे में अच्छी तरह से पता था। तभी एक और इन्फॉर्मेशन पाथ गू वर्म उड़कर आया। गू मिंगजू मेरे क्लैन से मदद मांग रहा है। टैंग टांग का दिल थोड़ा सा धड़का। यह वॉर्म सन इमॉर्टल लॉर्ड एक लॉफुल लोन इमॉर्टल था। टैंग क्लैन हमेशा से यूस रिक्रूट करना चाहता था लेकिन उसने माना कर दिया था। किसे पता था कि अचानक से एक संकट आ जाएगा। गू मिंगजू ने वेरिएंट ह्यूमन अलायंस से पंगा ले लिया था। रिक्वेस्ट लेटर में गू मिंगजू ने साफ साफ लिखा था, अगर टैंग क्लैन मदद कर सकता है तो वो टैंग क्लैन ज्वाइन कर लेगा। मेरा टैंग क्लैन फैंग युआन जैसे इंसान से पंगा नहीं ले सकता। ये तो मेरे टैंग क्लैन को आग में धकेलने वाली बात हुई ना। टैंग टैंग ने मन ही मन हंसी उड़ाई। वो लोग सपोर्ट नहीं दे सकते थे। टैंग टैंग ने तुरंत उस इन्फॉर्मेशन पाथ मॉर्टल गू को कुचल दिया और ऐसा बिहेव किया जैसे उसने उस देखा ही ना हो। फैंग युआन का टारगेट इस बार सिर्फ मॉर्टल्स द और उसने सुपर क्लान्स के लोगों को अवॉइड किया था। तो टैंग क्लैन को कोई नुकसान नहीं हुआ। रही बात रेपुटेशन की, टैंग क्लैन का रेपुटेशन थोड़ा गिरेगा क्योंकि उन्होंने बदला नहीं लिया। लेकिन बाकी क्लैन्स का भी यही हाल था। फैंग युआन का एक्शन सिर्फ टैंग क्लैन को टारगेट नहीं कर रहा था। जब सबका रेपुटेशन गिर रहा था तो ये वैसा ही था जैसे किसी का रेपुटेशन गिर ही ना रहा हो। जब तक सिचुएशन और खराब नहीं होती, ये सिर्फ एक छोटी सी बात है। फैंग युआन को जितने मारने हैं मारने दो। टैंग टैंग दावत का मजा लेता रहा। यह मैसेज मिलने के बाद उसने जानबूझकर आसपास के गू इमॉर्टल्स को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। जैसा सोचा था, इन लोगों को भी एक के बाद एक खबर मिल रही थी। फैंग युआन के बंदे मॉर्टल्स का कत्ल आम कर रहे हैं। वैसे भी वो हमारे क्लैंसमैन नहीं हैं, इस वजह से फैंग युआन से पंगा क्यों ले? ईस्टर्न सी में इतने सारे मॉर्टल्स हैं, अगर कुछ मार भी दिए गए तो पॉपुलेशन 10 साल में वापस आबाद हो जाएगी। चलो पीते हैं, पीते हैं। हा, क्या बढ़िया वाइन है। माहौल और भी जिंदा दिल हो गया। जैसे जैसे दावत आगे बढ़ी, ये गू इमॉर्टल्स नशे में आने लगे। उनके चेहरे लाल हो गए और वो पूरा एंजॉय कर रहे थे। ट्रिब्यूलेशन के बादल लगातार हो रहे थे। टाइम पाथ क्लोन के इमॉर्टल एपर्चर में ढेर सारा पानी इधर उधर उछाल रहा था, जैसे मछलियां पागलों की तरह कूद रही हों। ये एक ग्रैंड ट्रिब्यूलेशन था, जंपिंग टाइम फिश ट्रिब्यूलेशन। नतीजा तो तय है। टाइम पाथ क्लोन पूरा प्रोसेस शांति से देख रहा था। जब मैं बॉडी खुद मदद कर रही हो तो कोई इशू होने का सवाल ही नहीं था। जंपिंग टाइम फिश ट्रिब्यूलेशन ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी, ये एक आम तरह की ग्रैंड ट्रिब्यूलेशन थी। हेवंस विल फैंग युआन को परेशान नहीं कर रही थी, जो कि एक रेयर बात थी। लेकिन टाइम पाथ क्लोन हैरान नहीं हुआ। पिछले कुछ टाइम से मेरी में बॉडी ने न सिर्फ गू इमॉर्टल्स को ट्रिब्यूलेशन से गुजरने में मदद की है, बल्कि वो अनगो इमॉर्टल सीड्स को भी इमॉर्टल असेंशन में हेल्प कर रहा है। उसके होते हुए जब तक ये कोई ड्रीम पाथ ट्रिब्यूलेशन ना हो, कोई इशू नहीं होगा। हेवंस विल इस बात को पूरी तरह से समझती है, इसलिए कैलामिटीज और ट्रिब्यूलेशंस आम हैं ताकि मैं बॉडी को और हेवन पाथ डाउ मार्क्स ना मिल सके। जब टाइम पाथ क्लोन सोच रहा था, आसमान में ट्रिब्यूलेशन के बादल लगभग खत्म हो चुके थे। फैंग युआन ने हमला जारी नहीं रखा, बल्कि उसने एबिलिटी गू निकालकर ट्री किया। लेकिन एबिलिटी गू लगभग नाश्त हो गया। लेस देन ग्रेटर देन में साफ साफ लिखा था कि एबिलिटी गू कैलामिटीज और ट्रिब्यूलेशंस में और भी स्ट्रांग होता जाएगा। लेकिन फैंग युआन को यूज स्ट्रांग करने का कोई तरीका नहीं मिल पा रहा था। सिंपल डिडक्शन के हिसाब से लेस देन ग्रेटर देन के रिकॉर्ड्स कहते थे कि कैलामिटीज और ट्रिब्यूलेशंस एबिलिटी गू का रैंक बढ़ाने के लिए गू मटेरियल्स थे। फैंग युआन ने अभी ट्री किया,
लेकिन पता चला कि कैलामिटीज और ट्रिब्यूलेशंस गू मटेरियल्स के तौर पर आसान नहीं थे और उन्हें कंट्रोल करना बेहद मुश्किल था। खुशकिस्मती से फैंग युआन ने पूरी तैयारी कर रखी थी और वो एबिलिटी गू को बचाने में कामयाब रहा। इस नतीजे पर पहुंचने के बाद फैंग युआन ने पीछे हटने का नहीं सोचा और ट्रिब्यूलेशन क्लाउड के आखिरी हिस्से को भी नष्ट कर दिया। इस बार उसने हेवन पाथ डाउ मार्क्स को निगला नहीं। उसने ट्रिब्यूलेशन से माइल टाइम पाथ डाउ मार्क्स को टाइम पाथ क्लोन के इमॉर्टल एपर्चर में ही छोड़ दिया। उसने क्लोन के फाउंडेशन को नहीं छेड़ा। अब मेरे पास भी रैंक 8 कल्टिवेशन है। टाइम पाथ क्लोन जज्बातों से भर गया। आज से मैं हे चुनक्यू नाम इस्तेमाल करूंगा। तुम्हें क्या लगता है? जो तुम्हें ठीक लगे, फैंग युआन की न्यू बॉडी ने साफ साफ जवाब दिया। करंटली फैंग युआन के 8 क्लोन्स में से ची सी एंसेस्टर, वू शुआई, टाइम पाथ क्लोन ही चुनक्यू और जान बूडू रैंक 8 तक एडवांस कर चुके थे। लेकिन फैंग युआन के पास अब रैंक 8 गू इमॉर्टल्स की कोई कमी नहीं थी। सदर्न बॉर्डर, ह्यूमन स्मोक माउंटेन, ये चाय क्लैन का हेडक्वार्टर्स था। चाय क्लैन के लगभग सभी गू इमॉर्टल्स जामादा और चाय क्लैन के फर्स्ट सुप्रीम एल्डर उन्हें लीड कर रहे थे। वो लोग 3 वेरिएंट ह्यूमन गू इमॉर्टल्स का स्वागत कर रहे थे। ये तीनों वेरिएंट ह्यूमन स्नोमैन, हेरी मैन और रॉकमैन थे। उनके नाम द बिंग युआन, गोल्डन फॉर इमॉर्टल मोनार्क और शीजोंग। चाय क्लैन के लोगों, हम तीनों मास्टर के ऑर्डर पर आए हैं। हम यहां आपसे एक ट्रेड पर डिस्कस करने आए हैं। इस ट्रिप के लीडर के तौर पर बिंग युआन ने कहा। चाय क्लैन के इमॉर्टल्स के चेहरे पर गंभीर और भारी भाव थे। ये सिर्फ फैंग युआन के रेपुटेशन की वजह से नहीं था, बल्कि इन तीनों वेरिएंट ह्यूमन गू इमॉर्टल्स के ऑरा की वजह से भी था। चाहे वो बिंग युआन हो या गोल्डन फॉर इमॉर्टल मोनार्क या शीजोंग, वो सभी रैंक 8 पार थे। फैंग युआन क्या चाहता है? क्या मेरे चाय क्लैन के पास उसके इंटरेस्ट की कोई चीज है? चाय क्लैन के फर्स्ट सुप्रीम एल्डर ने पूछा। इतना मॉडेस्ट होने की जरूरत नहीं है, लॉर्ड चायगन। बिंग युआन मुस्कुराए। मेरा मास्टर आपके नोबल क्लैन के ह्यूमन पाथ रिजल्ट्स खरीदने के लिए तैयार है, जिसमें किलर मूव कॉन्ग्रीगेटेड ह्यूमन टैलेंट, ह्यूमन पाथ माउंटेन, ह्यूमन स्मोक माउंटेन और साथ ही आपके क्लैन द्वारा पाले गए कई इमॉर्टल्स भी शामिल हैं। क्या? चाय क्लैन के इमॉर्टल्स के एक्सप्रेशंस बदल गए। फैंग युआन हद से आगे जा रहा है। वो हमारे चाय क्लैन की बुनियाद ही खोदना चाहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम इस डेमन फैंग युआन के साथ कोऑपरेट करते हैं, तो हमारे इस महान राइचस पाथ चाय क्लैन की क्या इज्जत रह जाएगी? चाय क्लैन के इमॉर्टल्स धीरे धीरे आलोचना करने लगे। चाय क्लैन के फर्स्ट सुप्रीम एल्डर का चेहरा बाद रंग हो गया। वो कुछ देर तक बड़बड़ाया और फिर पूछा, मेरा चाय क्लैन सबसे ज्यादा मॉर्टल्स पालता है। ये लोग ह्यूमन स्मोक माउंटेन में खुशहाल और संतुष्ट जिंदगी जीते हैं और किसी के लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं करते। मैं हैरान हूं कि फैंग युआन उन्हें खरीद कर करना क्या चाहता है। शीजोंग ने टैंस कसा। ऑफ कोर्स, अन सबको मारने के लिए। गोल्डन फॉर इमॉर्टल मोनार्क के चेहरे पर एक दीवानापन था। तुम्हारे चाय क्लैन जो ये इंसान पाल रहा है उनमें भरपूर ह्यूमन की है। ये बेहद अच्छा है। मास्टर के ह्यूमन सी को पूरा होने में बस आखिरी कदम बाकी है। इन लोगों के साथ वो आखिरकार पूरा हो जाएगा। चाय क्लैन के इमॉर्टल्स हिल गए। जानो की बिल्कुल परवाह नहीं, इस राक्षस को तो मौत ही मिलनी चाहिए। एक फीमेल इमॉर्टल, चाय के किंग, गुस्से में चिल्लाई। चैप्टर 2138, शेकन चाय क्लैन हजारों साल पहले। सदर्न बॉर्डर, ह्यूमन स्मोक माउंटेन। पहाड़ की चोटी पर एक गुफा शांति से खुली और एक बूढ़ा आदमी उसमें से बाहर निकला। उसका चेहरा राख जैसा हो गया था। पहले यूज लाइफ स्पैन गू नहीं मिला था और उस उम्र बढ़ाने के दूसरे तरीके इस्तेमाल करने पड़े। उसकी उम्र अब बिल्कुल आखिरी मोड़ पर थी। अब अगर यूज लाइफ स्पैन गू या कोई और तरीका मिल भी जाता तो उसका कोई फायदा नहीं होता। मैं, महान चायफू, एक लोन कल्टीवेटर के रूप में रैंक 8 तक कल्टीवेट किया, लेकिन आखिर में मैं उम्र से हार गया। कितना दुख है, कितनी नफरत है। चायफू समुंदर जैसे गहरे गुस्से और दुख से भरा हुआ था। वो सुन होकर पहाड़ से नीचे उतरा, लेकिन पहाड़ के दामन में एक गांव ने यूज हैरान कर दिया। मेरे क्लोज्ड कल्टीवेशन में जाने से पहले यहां कोई इंसान नहीं रहता था, लेकिन सिर्फ कुछ सालों में ये जगह इतनी जिंदा दिल कैसे हो गई? मैं, महान रैंक 8 गू इमॉर्टल चायफू, जिसका नाम पूरे सदर्न बॉर्डर गू इमॉर्टल वर्ल्ड में फैला हुआ है, ज्यादा दिन नहीं जीऊंगा, लेकिन तुम मॉर्टल्स इतनी अच्छी जिंदगी जी रहे हो। गांव में मर्दों और औरतों को काम करते और बच्चों को खेलते देखकर चायफू का गुस्सा और नफरत इतना बढ़ गया कि वो इन सारे गांव वालों का कत्ल करने ही वाला था। लेकिन अगले हाइपैल, उसने जबरदस्ती अपनी एल बैंड कर ली। उसका शरीर कुछ देर तक कांपता रहा और फिर वो धीरे धीरे शांत हो गया।
चाय फू ने अपने दिल में उठ रहे बुरे इरादों को काबू किया और कड़वी मुस्कान के साथ बोला, मैं चाय फू शायद एक अच्छा इंसान ना हूं, लेकिन मैंने कभी उन लोगों को टारगेट नहीं किया जिन्होंने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, और मैंने कभी बेगुनाहों का कत्ल नहीं किया। साई, तो मरने दो मुझे। मैं और कर भी क्या सकता हूं? यहां तक कि दास वेनरेबल्स भी मौत से नहीं बच पाए। गू इमोर्टल्स के लिए लंबी जिंदगी जीना आसान है, लेकिन हमेशा के लिए जिंदा रहना कितना मुश्किल है। चाय फू ने अपनी पूरी जिंदगी को क्लोज कल्टिवेशन के दौरान याद किया था। यूज अपनी जिंदगी में कोई अफसोस नहीं था, उसका रिकॉर्ड साफ था और उसकी कोई अधूरी चिंताएं नहीं थी। कुछ और करने को ना होने के कारण चाय फू ने एक गुजरते हुए बूढ़े गू मास्टर का भेष बनाया और गांव में दाखिल हो गया। क्या ये कोई घूमने वाला डॉक्टर है? गांव वालों ने चाय फू की पहचान गलत समझ ली। चाय फू ने भी मौके का फायदा उठाया और उसी पहचान को अपनाया, जिसके बाद गांव वालों ने उसका गर्माजोशी से स्वागत किया। गांव में गू मास्टर्स द, लेकिन सबसे ऊंचा रैंक सिर्फ रैंक 3 था, और वो लोग इलाज में एक्सपर्ट नहीं थे। कई गांव वालों ने चाय फू से मदद मांगी, और चाय फू की काबिलियत के सामने उनकी बीमारियों का इलाज करना एक छोटी सी बात थी। इस वजह से चाय फू को और भी ज्यादा इज्जत मिलने लगी, और साथ ही यूस इस गांव के ओरिजिन्स के बारे में भी पता चला। तो ये लोग असल में 100 साल से भी पहले के मेरे ही वंशज हैं। इस खोज ने चाय फू को कुछ डर और शुक्रगुजारी का एहसास दिलाया। खुशकिस्मती से उसने पहले ही कोई कदम नहीं उठाया और उनका कत्ल नहीं किया। जल्द ही चाय फू जिंदगी के मतलब के बारे में सोचने लगा। शायद किस्मत का ये इंतजाम इसलिए है कि मैं अपने पीछे कुछ छोड़कर जाऊं। चाय फू पहले ही अपनी इनहेरिटेंस छोड़ने के बारे में सोच चुका था, और अब उसका ये विचार और भी पक्का हो गया था। इत्तेफाक से मुझे अपने क्लोज्ड कल्टिवेशन के दौरान एक इंस्पिरेशन मिली और मैंने एक ह्यूमन पाथ किलर मूव के बारे में सोचा। लगता है किस्मत कभी बेवजह नहीं होती, वो चाहती है कि मैं इस मूव का इस्तेमाल यहां करूं। ये किलर मूव था कॉन्ग्रीगेटेड ह्यूमन टैलेंट। चाय फू एक लाइफ स्पैन एक्सटेंशन मेथड पर काम कर रहा था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि आखिरी नतीजा ये होगा। कॉन्ग्रीगेटेड ह्यूमन टैलेंट एक ह्यूमन पाथ किलर मूव था जो कई लोगों की काबिलियत को एक छोटे से ग्रुप में कंसंट्रेट कर सकता था। चाय फू ने इस मूव को बुनियाद बनाकर और ह्यूमन स्मोक माउंटेन की बेहतरीन लोकेशन का फायदा उठाकर अपने सुपरफोर्स चाय क्लैन की स्थापना की। चाय क्लैन की स्थापना के बाद से उन्होंने बाहरी लोगों को इकट्ठा किया और पाला। फिर उन्होंने किलर मूव कॉन्ग्रीगेटेड ह्यूमन टैलेंट का इस्तेमाल करके अनगिनत बाहरी लोगों की काबिलियत को चाय क्लैन्समैन में ट्रांसफर कर दिया। इस तरह चाय क्लैन में हमेशा जीनियसेस पैदा होते रहे, और वो बाहरी लोग मीडियोकर एप्टीट्यूड के होते, इसलिए वो कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं कर पाते थे। चाय क्लैन के पास ये बहुत बड़ा एडवांटेज था और वो लगातार आगे बढ़ सकता था, सदर्न बॉर्डर का नंबर 1 सुपरफोर्स बनने की ख्वाहिश रखता था। लेकिन चाय क्लैन के पास बा क्लैन और शिया क्लैन थे। तीनों क्लैन्स एक दूसरे के करीब थे और उनके बीच हमेशा विवाद रहता था। जब भी कोई एक क्लैन ज्यादा पावरफुल होता, तो बाकी 2 क्लैन्स मिलकर यूएस पर हमला कर देते। इसके अलावा चाय क्लैन पहले 5 रीजनल वॉल्स के करीब था और उसका इलाका छोटा था, इसलिए उसके पास रिसोर्सेज की कमी थी। भले ही उनके पास ढेर सारे जीनियसेस थी, उनके पास उनके कल्टीवेशन के लिए पर्याप्त रिसोर्सेज नहीं थे। 5 रीजनल वॉल्स के गायब होने के बाद चाय क्लैन बेहद उत्साहित हो गया, क्योंकि अब वो सेंट्रल कॉन्टिनेंट की तरफ बढ़ सकते थे। लेकिन रीजनल वॉल्स के गायब होने के कुछ ही समय बाद ची टाइड्स ने दुनिया को घेर लिया। ची टाइड्स के बाद हर तरफ इनहेरिटेंसेस मिलने लगी। 5 रीजन्स के सभी सुपर फोर्सेस, यहां तक कि लोन और डिमोनिक इमॉर्टल्स भी इन इनहेरिटेंसेस के लिए इधर उधर भाग दौड़ कर रहे थे। असल में अगर ये लहर शांत भी हो जाती तो भी चाय क्लैन एक अजीब सिचुएशन में होता। क्या उनकी हिम्मत होती सेंट्रल कॉन्टिनेंट पर हमला करने की? सेंट्रल कॉन्टिनेंट के पास 10 महान पुराने सेक्स द, और ताकत के मामले में वो सदर्न बॉर्डर से ज्यादा स्ट्रांग थे। और भी डरावनी बात यह थी कि सेंट्रल कॉन्टिनेंट के 10 महान पुराने सेक्स का एक हाई सुपीरियर था, हेवनली कॉर्ट। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के 10 महान पुराने सेक्ट्स आपस में लड़ते थे, लेकिन अगर बाहरी दुश्मन आते तो वो एक हो जाते थे। और अब चाय क्लैन ने पिछले कुछ सालों के सबसे बड़े खतरे का सामना किया, गु यू फैंग युआन। फैंग युआन ने 3 रैंक 8 वेरिएंट ह्यूमंस को चाय क्लैन के साथ एक ट्रेड डिस्कस करने के लिए भेजा, लेकिन उनकी शर्तें हद से ज्यादा थी। फैंग युआन ने सीधे सीधे कॉन्ग्रीगेटेड ह्यूमन टैलेंट, ह्यूमन स्मोक माउंटेन और अनगिनत बाहरी मॉर्टल्स को मांगा जिन्हें चाय क्लैन पाल रहा था। ये सीधे सीधे चाय क्लैन की इस बुनियाद को खोदना था जिसने उनका स्टेटस बनाया था। कोई हैरानी की बात नहीं थी कि चाय क्लैन में सबका चेहरा बिगड़ा हुआ था। चाय क्लैन की गु इमॉर्टल चाय के किंग तो गुस्से में चिल्ला भी पड़ी, फैंग युआन मौत के लायक है।
बैड तमीज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर को बुरा भला कहने की। लगता है तुम्हारा चाय क्लैन खत्म होना चाहता है। शी जोंग चिल्लाया। मास्टर को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं, हम तीनों अभी हमला करके चाय क्लैन को खत्म कर देंगे। गोल्डन फॉर इमॉर्टल मोनार्क ने सीधे अपने दो बड़े हथौड़े निकाल लिए और उसकी इंग में मारकाट की भावना हो रही थी। चाय क्लैन के इमॉर्टल्स के एक्सप्रेशंस तेजी से बदले, उन्होंने डिफेंसिव किलर मूव्स एक्टिवेट किए और हवा में उठ गए। एक बड़ी अफरा तफरी वाली लड़ाई शुरू होने ही वाली थी। तुम सब अभी रुक जाओ। बिंग युआन ने गंभीर चेहरे के साथ लड़ाई रोक दी। बिंग युआन, यह। शी जोंग और गोल्डन फॉर इमॉर्टल मोनार्क ने बिंग युआन की तरफ देखा। बिंग युआन तीनों में सबसे आखिर में रैंक 8 पर एडवांस हुई थी। नेचुरली, उसने फैंग युआन की मदद से अपना ट्रिब्यूलेशन सुरक्षित रूप से पार कर लिया था। लेकिन बिंग युआन जूरा की नानी थी, और जूरा की एक बेहद डरावनी पहचान थी जिससे अनगिनत गू इमॉर्टल्स डांटे थे। वो फैंग युआन की मंगेतर थी। इसलिए शी जोंग और गोल्डन फॉर इमॉर्टल मोनार्क को उनके बीच बिंग युआन की लीडरशिप पोजीशन पर कोई सवाल नहीं था, और वो आज्ञाकारी भी थे। पहले अपना गुस्सा शांत करो, बिंग युआन ने कहा। शी जोंग ने नाक सिकोड़ी और अपना ऑरा शांत कर लिया। गोल्डन फॉर इमॉर्टल मोनार्क ने रिलेक्टेंटली अपने हथौड़े वापस रखे और अन चाय क्लैन गू इमॉर्टल्स को घूरता रहा। चाय क्लैन के फर्स्ट सुप्रीम एल्डर ने राहत की सांस ली, और उसके लीड करने पर चाय क्लैन के गू इमॉर्टल्स भी अपनी सच्चाई दिखाने के लिए जमीन पर वापस आ गए। बिंग युआन का एक्सप्रेशन गंभीर था जब उसने चाय क्लैन के इमॉर्टल्स से कहा, हम यहाँ चाय क्लैन से दुश्मनी करने नहीं आए हैं, हम सच में एक ट्रेड करने आए हैं। मेरे मास्टर एक दयालु लॉर्ड हैं, उनका डेमन टाइटल तो बस बाहरी दुनिया की एक गलतफहमी है। बस इतना है कि जिन लोगों ने मास्टर को गलत समझा, उनका अंजाम अच्छा नहीं हुआ। लेकिन मेरे मास्टर क्या कर सकते हैं? जब लोग आपको मारने आएंगे तो क्या आप अपनी गर्दन आगे करके मौत का इंतजार करेंगे? दुनिया में ऐसा कोई लॉजिक नहीं होता। मुझे विश्वास है कि आप इस बात को समझेंगे और मास्टर की परेशानियां नहीं बढ़ाएंगे। बिंग युआन की बातों में ना सिर्फ धमकी थी, बल्कि उसने अपनी बातों से सच्चाई को भी तोड़ मरोड़ दिया था। चायगन बहस नहीं करना चाहता था। उसने अपनी मुट्ठी बांधी और कहा, मैं अपने क्लैंसमैन की लापरवाही भरी टिप्पणी के लिए माफी मांगता हूं। लेकिन अगर हम आपकी शर्त मान लेते हैं, तो ये हमारे क्लैन की बुनियाद खून के बराबर होगा। पहले जब फेट गू मौजूद था, तो वो हेवनली कोर्ट की बुनियाद थी। क्या इसका मतलब यह है कि लॉर्ड फैंग युआन हेवनली कोर्ट से फेट गू खरीदने की रिक्वेस्ट करते? क्या हेवनली कोर्ट यूज बेचता? अचानक से एक सुपरफोर्स की बुनियाद खरीदने की कोशिश करना, दुनिया में ऐसा कोई लॉजिक नहीं होता, है ना? बिंग युआन ठंडी मुस्कान के साथ बोली, चाय क्लैन, ये तुम्हारी अपनी प्रॉब्लम है। हम वेरिएंट ह्यूमंस का फायदा उठाने की कोशिश मत करो, और हमारे मास्टर का फायदा उठाने की कोशिश भी मत करो। हमारे मास्टर दयालु हैं, लेकिन एक फेयर ट्रांजैक्शन के अलावा, क्या तुम ये भी चाहते हो कि मास्टर तुम्हारी बुनियाद बचाने का तरीका सोचने में तुम्हारी मदद करें? गोल्डन फॉर इमॉर्टल मोनार्क ने हंसी उड़ी। अगर तुम अपनी बुनियाद बचाना चाहते हो तो क्या ये आसान नहीं है? बस हमारे मास्टर के सामने सरेंडर कर दो। शी जोंग ने तुरंत सच्चाई के साथ जोड़ा, हाँ। अगर तुम हमारे मास्टर के सबॉर्डिनेट्स बन जाते हो, तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। अगर तुम ऐसे ही जीते रहे, तो तुम्हारे लिए कोई प्रॉस्पेक्ट्स नहीं है। तीनों रैंक 8 वेरिएंट ह्यूमंस के चेहरों पर गर्व के भाव थे। उन्हें पिछले कुछ समय से इस बात का गहरा एहसास हो गया था। चाय क्लैन चुप था। वो इस तरह से अपनी नामंजूरी जाहिर कर रहे थे। तीनों वेरिएंट ह्यूमन गू इमॉर्टल्स ने ज्यादा मानने की कोशिश नहीं की, ना ही इस पर और बात की। वो चाहते थे कि उनके कंपेटिटर्स कम ही रहे। बिंग युआन ने जोर देना जारी रखा, आप सब अपने दिलों में जानते हैं, अगर मास्टर को जबरदस्ती रिसोर्सेज चाहिए होते, तो वो खुद आते। वो हम तीनों को नेगोशिएट करने के लिए क्यों भेजते? क्या ये एक बेकार का कदम नहीं है? आप मास्टर की सच्चाई पर पूरा भरोसा कर सकते हैं, एक नज़र देखिए। बिंग युआन ने अपना हाथ खोला, जिसमें एक रैंक 8 इमॉर्टल गू था। चाय क्लैन के इमॉर्टल्स हैरान और आश्चर्यचकित रह गए। वो आपस में आवाजें ट्रांसफर करके डिस्कस करने लगे। फैंग युआन सच में कीमत चुकाने को तैयार है? मुझे लगा था कि वो उन चीजों को जबरदस्ती मांगने वाला है। सावधान रहो, ये गू नकली भी हो सकता है। फैंग युआन चालाक और धोखेबाज है, हम उससे धोखा नहीं खा सकते। तेज तर्रार बातचीत के बाद चायगन ने सर हिलाया, ये एक अच्छा गू है, हम लॉर्ड फैंग युआन की सच्चाई देख सकते हैं। लेकिन मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है कि भले हाई में चाय क्लैन का फर्स्ट सुप्रीम एल्डर हूं, मेरी कल्टीवेशन सिर्फ रैंक 7 पर है, मैं एक रैंक 8 इमॉर्टल गू के लायक कैसे हो सकता हूं? बिंग युआन मुस्कुराए, इनकार करने की जल्दी मत कीजिए, एक नज़र देखिए।
बिंग युआन ने अपना दूसरा हाथ खोला जिसमें एक और गू था। ये एक और रैंक 8 इमॉर्टल गू था। इस बार कई चाय क्लैन गू इमॉर्टल्स का दिल पिघल गया। बिंग युआन ने उनके एक्सप्रेशंस को देखा और एक कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ कहा, हाँ, आपने गलत नहीं देखा। यह इमॉर्टल गू आपके चाय क्लैन के लिए परफेक्ट है। ये गू वही है जो आपके इमॉर्टल गू हाउस में कम है। अगर आप इसे जोड़ते हैं तो आपका इमॉर्टल गू हाउस एक रैंक 8 इमॉर्टल गू हाउस बन जाएगा। चायगन का गंभीर एक्सप्रेशन भी कुछ हद तक डगमगा गया। अगर चाय क्लैन के पास एक रैंक 8 इमॉर्टल गू हाउस होता तो वो रैंक 8 गू इमॉर्टल से लड़ सकते थे और यहां तक कि सूडो वेनरेबल लेवल के वजूद के बीच की टॉप बैटल में भी हिस्सा ले सकते थे। उनकी ताकत और अथॉरिटी एक अलग हाई लेवल पर पहुंच जाती। ये एक क्वालिटेटिव ब्रेक थ्रू था। लेकिन तभी चाय के किंग चिल्लाए, सभी सुप्रीम एल्डर्स, इस डेमन फैंग युआन और इनवेरिएंट ह्यूमन गू इमॉर्टल से धोखा मत खाइए। भले ही ये इमॉर्टल गू असली हों, हमारा चाय क्लैन महान राइचस पाथ का हिस्सा है। हम लाभ के लिए अपनी पहचान और इज्जत कैसे खो सकते हैं? हमें इन राक्षसों के साथ कभी मिलना नहीं चाहिए। अगर हम इस ट्रेड के लिए राजी हो जाते हैं तो हम में और अन डेमोनिक इमॉर्टल्स में क्या फर्क रह जाएगा जिनसे हम नफरत करते हैं? अगर एंसेस्टर चायफू आज जिंदा होते तो वो हमें जरूर गुस्से में डांटे। चैप्टर 2139 राइचस स्पीच। हा हा हा। गोल्डन फॉर इमॉर्टल मोनार्क हंसा, तुम गलत हो छोटी लड़की। शी जोंग ने जोड़ा, तुम्हें बताने में कोई हर्ज नहीं। तुम्हारे सदर्न अलायंस के लीडर वू योंग ने पहले ही हमारे साथ कई बार ट्रेड किया है। उसने हमसे एक रैंक 9 विन पाथ इमॉर्टल मटेरियल खरीदा और रैंक 7 फैन विन गू भी हमें रैंक 8 में बढ़ाने के लिए दिया। क्या? चाय क्लैन के गू इमॉर्टल्स हिल गए। बिंग युआन मुस्कुराए, डेमोनिक पाथ, राइचस पाथ, फर्क क्या है? अगर मेरे मास्टर राइचस पाथ अपना ले तो किसकी हिम्मत होगी उन्हें एक्सेप्ट ना करने की? असल में सिर्फ वो क्लैन हाई नहीं, वेस्टर्न डेजर्ट का फैंग क्लैन भी चुपके से हमारे साथ काम कर रहा है। करंटली फैंग क्लैन अपनी पूरी ताकत ग्रीन गोस्ट डेजर्ट को डेवलप करने में लगा रहा है और मास्टर को अनगिनत सोल कॉज सप्लाई कर रहा है। चाय क्लैन के इमॉर्टल्स के बीच एक और बार हलचल मच गई। उन्होंने वेस्टर्न डेजर्ट के फैंग क्लैन के बारे में सुना था और उनके हाल के मूवमेंट्स के बारे में भी जानते थे। लेकिन उन्हें जिस बात ने सबसे ज्यादा झटका दिया वो ये थी कि वो क्लैन चुपके से फैंग युआन के साथ कोऑपरेट कर रहा था। ये कैसे हो सकता है? चाय के किंग चिल्लाई, कम से कम कोई अच्छा झूठ तो बोलो। लॉर्ड वू योंग हमारे सदर्न अलायंस के लीडर हैं, वो तुम्हारे साथ समझौता कैसे कर सकते हैं? सब लोग, इनवेरिएंट ह्यूमंस की बकवास मत सुनो, ये लोग सिर्फ हमें धोखा देने के लिए झूठ बोल रहे हैं। लेकिन इस बार चाय क्लैन के इमॉर्टल्स चुप रहे। चाय के किंग ने हाल ही में इमॉर्टल असेंशन किया था और वो भी रिलेशनशिप्स के जरिए। भले ही उसमें टैलेंट था, उसकी देखभाल हमेशा गो इमॉर्टल सीनियर्स ने की थी और उस दुनिया के तौर तरीकों के बारे में नहीं पता था। गो इमॉर्टल वर्ल्ड के बारे में उसकी समझ शांग शिन सीआई से भी कम थी। जब इन वेरिएंट ह्यूमन गो इमॉर्टल्स ने यह कहा तो चाय क्लैन के इमॉर्टल्स को विश्वास हो गया कि इसके सच होने की पूरी संभावना है, क्योंकि उन्हें बस इसकी जांच करनी थी और उन्हें सबूत मिल जाते। जब वेरिएंट ह्यूमन गो इमॉर्टल्स ने यह कह दिया था तो उन्हें वेरीफाई होने का डर नहीं था, वो सीधे सबूत भी दे सकते थे। चाय के किंग को विश्वास नहीं था कि वू योंग ऐसा कुछ करेगा, लेकिन चाय क्लैन के इमॉर्टल्स अनुभवी और दुनियादारी से वाकिफ लोग थे। कुछ ही समय पहले उन्होंने खुद लू वेयन के साथ चुपके से एक समझौता किया था ताकि एक रास्ता खुला रहे। बिंग युआन ने जारी रखा, मेरे मास्टर ने सक्लूडेड डोमेन ऑफ हेवन एंड अर्थ, ह्यूमन सी, बनाने का पक्का इरादा कर लिया है। मुझे लगता है आप सब मास्टर के नेचर के बारे में जानते हैं। भले ही दुनिया के सभी लोग उनके खिलाफ हो जाएं, वो ये करेंगे, वो किसी के रोकने से रुकेंगे नहीं। आप ईस्टर्न सी के हाल के इवेंट्स के बारे में भी पूछताछ कर सकते हैं। हम वेरिएंट ह्यूमन गू इमॉर्टल्स पूरे ईस्टर्न सी में घूमे और इंसानों का कत्ल किया। यह ह्यूमन सी को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज जमा करने के लिए था। क्या किसी ईस्टर्न सी के राइचस पाथ सुपरफोर्स ने खुलेआम हमारा विरोध किया? ही। राइचस ची अलायंस के पास तो ची सी एंसेस्टर, एक सूडो वेनरेबल, भी हैं, लेकिन उन्होंने भी अनदेखा कर दिया। तुम्हारे सदर्न अलायंस की तो बात ही छोड़ दो। चाय क्लैन के इमॉर्टल्स का इरादा डगमगा गया, वो चुपके से आपस में बातें करने लगे। ईस्टर्न सी गू इमॉर्टल वर्ल्ड में सच में कई ट्रेजेडीज हो रही हैं। हाँ, यह वेरिएंट ह्यूमन गू इमॉर्टल्स भले ही घिनौने हों, लेकिन उनकी बातें बेमतलब नहीं हैं। ईस्टर्न सी के राइचस ची अलायंस के पास सूडो वेनरेबल ची सी एंसेस्टर हैं, लेकिन फिर भी ऐसा अंजाम हुआ। हमारे सदर्न अलायंस का तो जिक्र ही क्या करे जिसके पास ऐसा कोई एक्सपर्ट भी नहीं है।
सबसे बुरी बात यह है कि वू योंग ने चुपके से फैंग युआन के साथ हाथ मिला लिया। फैंग युआन का प्रभाव सच में डरावना है। दुश्मन ताकतवर है जबकि हम कमजोर हैं। भविष्य के लिए अपनी ताकत बचाना ही समझदारी होगी। भले ही उन्हें ये मानने में कितनी भी नफरत हो रही थी, चाय क्लैन जानता था कि वो फैंग युआन का मुकाबला नहीं कर सकते। वो तो उनके सामने खड़े इन 3 रैंक 8 वेरिएंट ह्यूमंस का भी मुकाबला नहीं कर सकते थे। जो चीज उन्हें और भी निराश कर रही थी वो ये थी कि अगर उन्होंने बदला लिया भी तो सदर्न अलायंस उन्हें कोई सुरक्षा नहीं देगा, और अगर सदर्न अलायंस ने सुरक्षा दी भी तो वो उन्हें बचा नहीं पाएंगे। चाय क्लैन के ह्यूमन स्मोक माउंटेन में अनगिनत इंसान थे। अगर वो सच में लड़ा तो ये लोग चाय क्लैन की कमजोरियां थे और चाय क्लैन उन्हें बचा नहीं पाता। इतिहास में जब बा क्लैन और शिया क्लैन ने चाय क्लैन के लिए मुश्किलें खड़ी की थी तो उन्होंने इसी बात का सहारा लिया था। जैसे ही वो ह्यूमन स्मोक माउंटेन की तरफ कोई धमकी भरा कदम उठाते, चाय क्लैन को सावधानी से काम करना पड़ता था। ए फ्लैट तक चाय क्लैन पहले हाईफैंग युआन के साथ कोऑपरेट करने की तरफ झुक चुका था। इसके बारे में कुछ किया नहीं जा सकता था। दुश्मन बहुत ज्यादा ताकतवर था जबकि वो बहुत कमजोर थे। सिर्फ चाय के किंग अभी भी जारी थी। सब लोग मेरी बात सुनो। चुप रहो। चाय गण अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने अपना हाथ हिलाया और चाय के किंग को सील कर दिया, जिससे वो हिल भी नहीं सकती थी। चाय के किंग चौंक गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका फर्स्ट सुप्रीम एल्डर ऐसा करेगा। इस तरीके ने तीनों वेरिएंट ह्यूमन इमॉर्टल्स को हैरान कर दिया। जब चाय गन ने इस मूव का इस्तेमाल किया तो शुरू से आखिर तक हल्का सा भी ऑरा लीक नहीं हुआ। ऑरा को सेंस न कर पाने की वजह से तीनों वेरिएंट ह्यूमन गू इमॉर्टल्स यह जज नहीं कर पाए कि यह किलर मूव किस पद का था। चाय क्लैन आखिरकार सदर्न बॉर्डर का एक सुपर फोर्स था, उसके पास कुछ बुनियाद तो थी ही। चाय गन का एक्सप्रेशन ठंडा था जब उसने एक चाय क्लैन गू इमॉर्टल को घूरा। चाय दुईशन, अपनी वंशज को कंट्रोल करो। जी। चाय दुईशन तुरंत चाय के किंग की तरफ गया और अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। पाल भर में चाय के किंग पर लगा सील और भी मजबूत हो गया। चाय के किंग का दिमाग बुरी तरह से हिल गया। उसके चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। उसकी ईयर साइड में घूमी और लाल हो गई जब उसने उस एंसेस्टर को देखा जो कभी उसके दिल में इतना ऊंचा और महान था। ये देखकर तीनों वेरिएंट ह्यूमन गू इमॉर्टल्स के दिमाग में एक ही ख्याल आया, नतीजा तय हो चुका था। एक दिन बाद जब चाय क्लैन का हेडक्वार्टर्स खाली था, ह्यूमन स्मोक माउंटेन पर पिछले 100 सालों की सबसे बड़ी बीस्ट कैलेमिटी ने हमला किया। एक अर्थपात इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट जमीन से खोद कर निकला। उस समय चाय क्लैन के इमॉर्टल्स ब्लेस्ड लैंड्स, इनहेरिटेंसेस और ऐसी ही चीजों के लिए लड़ने बाहर गए हुए थे और हेडक्वार्टर्स की रक्षा के लिए सिर्फ कुछ रैंक 6 गू इमॉर्टल्स हाई बचे थे। आम लोगों को बचाने के लिए पीछे रह गए गू इमॉर्टल्स ने चाय के किंग के नेतृत्व में चाय क्लैन के नुकसान की परवाह किए बिना किलर मूव्स का इस्तेमाल किया। इस मूव ने दुश्मनों और खुद को दोनों को नुकसान पहुंचाया। भले हाई इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट मारा गया, ह्यूमन स्मोक माउंटेन बुरी तरह से डैमेज हो गया और लगभग एक गड्ढा बन गया। खुशकिस्मती से वो कुछ क्लैंसमैन को बचाने में कामयाब रहे। भले ही इमॉर्टल्स और मॉर्टल्स में फर्क होता है, चाय क्लैन ऐसा कोई भेदभाव नहीं रखता। इंसान की जिंदगी सबसे जरूरी है। मॉर्टल की जिंदगी गू इमॉर्टल की जिंदगी जितनी ही कीमती है। भले ही हमें अपनी जान देनी पड़े, अगर हम ज्यादा जानें बचा सकते हैं तो यह वर्थ इट है। ये मेरे चाय क्लैन का सिद्धांत है। यह राइचस पाथ का हिस्सा होने के नाते हमारी ईमानदारी है। चाय क्लैन के फर्स्ट सुप्रीम एल्डर चाय गन ने इस घटना के बाद सदर्न बॉर्डर के गू इमॉर्टल वर्ल्ड को अपने राइचसनेस से भरे शब्दों का ऐलान किया। तीनों वेरिएंट ह्यूमन इमॉर्टल्स चुपके से वापसी के सफर पर निकल पड़े। ह्यूमन स्मोक माउंटेन पर हमला उन्होंने ही किया था। तीनों वेरिएंट ह्यूमन इमॉर्टल्स और चाय क्लैन के बीच हुए समझौते के मुताबिक चाय क्लैन ने ह्यूमन स्मोक माउंटेन और वहां के ज्यादातर मॉर्टल्स को बेच दिया, सिर्फ अपने क्लैंसमैन को बचाकर। उन्होंने दिखावे के लिए कुछ अनजान बाहरी लोगों को भी रखा। चाय क्लैन के गू इमॉर्टल्स ने कोई कदम नहीं उठाया। तीनों वेरिएंट ह्यूमन इमॉर्टल्स ने ह्यूमन स्मोक माउंटेन को खोदा और अनगिनत मॉर्टल्स का कत्ल किया। आखिर में तीनों इमॉर्टल्स ने चाय क्लैन के ह्यूमन पाथ रिजल्ट्स ले लिए, जबकि एक फायर पाथ ट्रू इनहेरिटेंस और 3 रैंक 8 इमॉर्टल गू चाय क्लैन के लिए छोड़ दिए। हा, मास्टर की बॉटम लाइन इस मिशन के लिए 5 रैंक 8 इमॉर्टल गू थी। मैंने सोचा नहीं था कि हम ये मिशन सिर्फ 3 में ही पूरा कर लेंगे। शी जोंग हंसा। भले ही चाय क्लैन एक सुपर क्लैन है और साउदर्न बॉर्डर में लंबा समय बिता चुका है, वो सच में नाकाबिल हैं। सिर्फ 3 रैंक 8 इमॉर्टल गुहाई उन्हें उड़ाने के लिए काफी थे। गोल्डन फॉर इमॉर्टल मोनार्क ने भी अपनी नफरत दिखाई। इस वक्त सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर की एक्सचेंज लिस्ट पर 20 से ज्यादा रैंक 8 इमॉर्टल गू लिस्ट किए गए थे।
यह रैंक 8 इमॉर्टल गू अलग अलग पाथ्स के थे और उन्हें कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स का इस्तेमाल करके एक्सचेंज किया जा सकता था। फैंग युआन कई गू इमॉर्टल्स को ट्रिब्यूलेशन पार करने में मदद कर रहा था, जिससे सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर में रैंक 8 गू इमॉर्टल्स की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ। इस वजह से फैंग युआन ने कुछ रैंक 8 इमॉर्टल गू एक्सचेंज लिस्ट पर डाल दिए। इस कदम ने सभी रैंक 8 गू इमॉर्टल्स को स्टिम्युलेट कर दिया, वो पागलपन की हद तक उत्साहित थे। भले ही कई गू इमॉर्टल्स साफ जानते थे, फैंग युआन उनके सामने गाजर लटका रहा था ताकि वो उसके लिए गाढ़े की तरह काम करें। लेकिन ये गाजर बहुत बड़ी और चमकदार थी, इसने सच में उनके मुंह में पानी ला दिया था। एक रैंक 8 इमॉर्टल गू हासिल करना कितना मुश्किल था, यूज रिफाइन करना कितना मुश्किल था। गू इमॉर्टल्स इस लालच का सामना कर ही नहीं सकते थे। मुबारक हो बिंग युआन मास्टर के लिए डू रैंक 8 इमॉर्टल गू बचाने के लिए। जब हम वापस जाएंगे तो तुम्हें जरूर ढेर सारे बोनस कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिलेंगे। गोल्डन फर इमॉर्टल मोनार्क ने चापलूसी की। फैंग युआन के टास्क रिवॉर्ड्स फिक्स्ड नहीं थे, वो सिचुएशन के बदलने के साथ बदल सकते थे। बिंग युआन ने शर्माते हुए हंसी, असल में मुझे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स की ज्यादा परवाह नहीं है। मैंने डू रैंक 8 इमॉर्टल गू कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स के लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार की मदद के लिए बचाए। तुम जानते हो कि मेरी जूर आखिरकार लॉर्ड फैंग युआन की मंगेतर है। फिर से वही बात, बिंग युआन फिर से मास्टर के साथ अपने रिश्ते का शो ऑफ कर रही है। शी जोंग और गोल्डन फॉर इमॉर्टल मोनार्क ने चुपके से एक दूसरे को देखा, एक दूसरे की एक में कॉम्प्लेक्स इमोशंस देखकर। उन्होंने बिंग युआन को यह रिश्ता इतनी बार मेंशन करते सुना था कि उन्हें अब उबासी आने लगी थी। लेकिन फिर भी जब भी वो ये सुनते, शी जोंग और गोल्डन फॉर इमॉर्टल मोनार्क खुद को ईर्ष्या करने से रोक नहीं पाते थे। ये ना चाहते हुए कि बिंग युआन इस टॉपिक पर टिकी रहे, शी जोंग ने कहा, हमारी साइड साफ साफ इतनी स्ट्रांग है, तुम्हें क्या लगता है मास्टर ने फिर भी चाय क्लैन के साथ ट्रेड करने के लिए इतनी बड़ी कीमत क्यों इस्तेमाल की? गोल्डन फॉर इमॉर्टल मोनार्क ने तुरंत जवाब दिया, मेरी राय में मास्टर ने वू क्लैन, चाय क्लैन और फैंग क्लैन के साथ ट्रेड किया, शायद इसलिए क्योंकि वो राइचस पाथ में कन्वर्ट होना चाहते हैं। शी जोंग ने एक आह भरी, अगर मेरे पास मास्टर जैसा स्टेटस और ताकत होती तो मैं मनमानी करता, मुझे कौन रोक सकता है? ही, एक मामूली सा चाय क्लैन मेरी एक उंगली के इशारे से राख हो जाएगा। क्या मैं फिर भी इन लोगों से बिजनेस की बात करूंगा? बिंग युआन ने ठंडी सांस भरी, इसीलिए तुम कभी मास्टर जैसे वजूद नहीं बन सकते। मास्टर के विचार हमेशा दूरदृष्टि वाले होते हैं, हम कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं? अगर हम अंदाजे लगाएं तो ये चींटियों के सूरज और चांद का अंदाजा लगाने से अलग नहीं होगा। हाँ, गोल्डन फॉर इमॉर्टल मोनार्क ने जल्दी से जोड़ा, असल में अगर हम राइचस पथ में बदल भी जाते हैं तो हमारी जिंदगी काफी अच्छी होगी। बस अन चाय क्लैन गू इमॉर्टल्स को देखो जो अपना गुस्सा दबाए हुए ये सच में रिफ्रेशिंग था। मैं, एक हेरी मैन, आखिरकार समानता का स्वाद चख रहा हूं। तीनों इमॉर्टल्स ने एक दूसरे को देखा और दूसरों के चेहरों पर मुस्कान देखी। बिंग युआन ने कहा, चाहे मास्टर राइचस पाथ पर चले या डिमोनिक पाथ पर, हमें सिर्फ एक बात जानने की जरूरत है। वो ये है कि हम मास्टर के फैसले का पालन करें। अगर मास्टर नेगोशिएट करना और बिजनेस करना चाहते हैं तो हम बिजनेस करेंगे। अगर मास्टर किसी को मारना चाहते हैं तो हम यूएस बदकिस्मत इंसान को मारने जाएंगे। बिल्कुल, गोल्डन फॉर इमॉर्टल मोनार्क ने जोर से अपनी छाती थपथपाई। शी जोंग ने भी सर हिलाया, जज्बातों के साथ कहते हुए, इंसानियत के इतिहास में रेंजू के अलावा मैं सिर्फ मास्टर की इज्जत करता हूं। पिछले कुछ समय में फैंग युआन के सबऑर्डिनेट्स में एक बड़ा बदलाव आया था। सतह पर बदलाव उनके कल्टिवेशन लेवल और ताकत में तेजी से बढ़ोतरी थी, और अंदरूनी मानसिक बदलाव यह था कि फैंग युआन के प्रति उनकी वफादारी तेजी से बढ़ रही थी। सुप्रीम डेमन का अधिकार, कठोर समझौते और डरावने युद्ध के कारनामे इन गू इमॉर्टल्स को डर महसूस कराते दी और वो विद्रोह करने की हिम्मत नहीं करते थे। इस बुनियाद पर फैंग युआन को बस कुछ फायदे देने की जरूरत थी और ये गू इमॉर्टल्स उसके प्रति गहरी कृतज्ञता महसूस करते। और इस वक्त फैंग युआन उनके साथ जो बर्ताव कर रहा था वो ऐसा था जिसका मुकाबला दूसरी फोर्सेस कर ही नहीं सकती थी। ऐसे बड़े एफए एडन ने इन गू इमॉर्टल्स को फैंग युआन के आसपास मजबूती से इकट्ठा कर दिया था। चैप्टर 2140 एस्टैब्लिशिंग डाओ वेन्स सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर के अंदर एक विशाल तितली हवा में फड़फड़ा रही थी। ये तितली बिल्कुल सफेद थी और इससे एक सुंदर बादल जैसी रोशनी निकल रही थी। इसकी स्पीड कभी तेज तो कभी धीमी थी। जब तेज होती तो ये लगभग टेलीपोर्टेशन जैसी लगती और जब धीमी होती तो ये फड़फड़ाहट पत्तों की तरह आराम से चलती।
ये एक टोटम किलर मूव था, क्लाउड लाइट बटरफ्लाई। जो टोटम किलर मूव्स ज़हन बूडू मिरियड बीस्ट फ्यूजन कलर हेवन से लाया था, उनकी कीमत बेहद ज्यादा थी। उनके ग्रेड्स के आधार पर ये टोटम किलर मूव्स इनमें विभाजित द बेसिक टोटम्स, यूनिक टोटम्स और सुपर टोटम्स। हजारों बेसिक टोटम्स द जिनमें डार्क कैपिटल स्ट्रेंथ टाइगर, गोल्डन बेल टोटम, रेन ईगल टोटम और आदि शामिल थे। मिरियड बीस्ट फ्यूजन कलर हेवन के कल्टिवेटर्स एक बेसिक टोटम को रिफाइन करने के बाद टोटम को डेवलप करते रहते थे, जिससे वो उनके लिए एक यूनिक टोटम बन जाता था। ये टोटम्स अलग अलग गू इमॉर्टल्स के लिए अलग अलग थे। मिसाल के तौर पर ज़हन बूडू ने रेन ईगल और थंडर फिश को मिलाकर कुनपेंग टोटम बनाया था, जो उसका यूनिक टोटम था। इसे दूसरे लोग कॉपी नहीं कर सकते थे क्योंकि ये टोटम ज़हन बूडू के डाउ मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन और स्केल से गहराई से जुदा हुआ था। यूनिक टोटम्स से ऊपर सुपर टोटम्स थे। ये टोटम्स बेहद कम थे और इतने रेयर कि वो सिर्फ अफवाहों और कहानियों में ही मिलते थे। ज़हन बूडू ने सिर्फ उनके बारे में सुना था और कभी देखा नहीं था। मिरियड बीस्ट फ्यूजन कलर हेवन के कई गू कल्टिवेटर्स भी इस ग्रेड के टोटम के बारे में संदेह में थे, लेकिन फैंग युआन की राय में वो जरूर एग्जिस्ट करते होंगे। कहानियों के मुताबिक सुपर टोटम्स गू कल्टिवेटर को छोड़कर खुद से एग्जिस्ट कर सकते हैं। उनके पास कल्टिवेट करने की काबिलियत होती है और वो खुद से एक्ट कर सकते हैं। क्या ये किंग चू की बात नहीं हो रही है? किंग चू असल में एक किलर मूव था, लेकिन जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वेनरेबल के अरेंजमेंट्स के जरिए वो एक इमोमोरियल डेसोलेट बीस्ट में बदल गया। यहां तक कि महान स्पेक्ट्रल सोल भी किंग चू की वजह से मारा गया। सभी मिरियड्स पाथ्स आखिर में एक ही जगह पर मिलते हैं। जब टोटम किलर मूव्स को हद तक कल्टिवेट किया जाता है तो वो किंग चू की तरह हो जाएंगे, एक बेजान किलर मूव से एक जीवित रूप में बदल जाएंगे। एक दूसरे एंगल से देखें तो गू रिफाइनमेंट भी वैसा ही है। गू कल्टिवेटर्स कई बेजान गू मटेरियल्स को रिफाइन करके एक जीवित गू वर्म बनाते हैं, और गू वॉर्म्स और किलर मूव्स आखिरकार एक हाई चीज हैं। जिंदगी, गू वॉर्म्स, किलर मूव्स और बाकी सब वो सिर्फ डाओ का एक प्रदर्शन है। अफसोस, मैं अभी भी टोटम किलर मूव्स को कॉम्पाउंड किलर मूव्स में इंप्रूव नहीं कर सकता। फैंग युआन ने मन ही मन आ भरी। जब टोटम किलर मूव्स को दुश्मनों से निपटने के लिए इस्तेमाल किया जाता था तो उन्हें सॉवरन इमॉर्टल बॉडी से बाहर निकलना पड़ता था और वो अनरेस्ट्रेन्ड हेवनली मार्क्स के सुरक्षा कवच के नीचे नहीं रहते थे। शायद भविष्य में जब मेरा हेवन पाथ अटेनमेंट बढ़ जाएगा, मेन हेवन पाथ डाओ मार्क्स को टोटम किलर मूव्स के साथ इस्तेमाल करके कॉम्पाउंड टोटम किलर मूव्स बना सकूं। फैंग युआन पहले ही कुछ अनुमान लगा चुका था। उसका हेवन पाथ अटेनमेंट लेवल बढ़ाने की जरूरत थी। असल में उसका हेवन पाथ अटेनमेंट हमेशा से बढ़ रहा था। वो लगातार हेवन पाथ डाओ मार्क्स को अनरेस्ट्रेन्ड हेवनली मार्क्स में रिफाइन कर रहा था और हेवंस एनवी इमॉर्टल गू जैसे हेवन पाथ गू का इस्तेमाल कर रहा था। इन अनुभवों से यूज हेवन पाथ के प्रति समझ मिल रही थी, लेकिन उसका हेवन पथ अभी भी मास्टर लेवल तक पहुंचने से काफी दूर था। मास्टर लेवल हेवन पाथ अटेनमेंट क्वालिटेटिव चेंज का स्टार्टिंग पॉइंट था। फैंग युआन ने टोटम किलर मूव्स को कल्टिवेट करना जारी रखा। ए फ्लैट तक वो टोटम किलर मूव्स जमा कर रहा था। फैंग युआन ने इन टोटम किलर मूव्स को बेसिक टोटम्स में से ध्यान से चुना था और उन्हें परफेक्ट करने के बाद वो रैंक 8 किलर मूव लेवल पर थे। एक मैसेज आया जिसने फैंग युआन की कल्टीवेशन में बाधा डाली। फैंग युआन ने अपनी कल्टीवेशन रोकी और इस मैसेज को चेक किया। यह मैसेज लू वेयन से आया था। लेटर में आर्टिफिशियल रूप से अर्थ वेन्स बनाने के तरीके पर फोकस किया गया था। मेरा सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर को मॉडिफाई करने का विचार आखिरकार संभव है, फैंग युआन ने कुछ खुशी के साथ सोचा। इस दौरान फैंग युआन ने एक्सचेंज लिस्ट पब्लिश की थी और अपने सबॉर्डिनेट गू इमॉर्टल्स को पालने में बड़ा निवेश किया था। इस वजह से फैंग युआन के सबॉर्डिनेट्स की ताकत में भारी इजाफा हुआ। वो बेहद एक्टिव हो गए और हर जगह मिशंस करने के लिए पहल करने लगे। सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर की सिचुएशन पहले ही स्थिर हो चुकी थी। फैंग युआन ने अनुमान लगाया कि वो इकोसिस्टम के फिर से टूटने से पहले 3 और ग्रोटो हेवंस को निगल सकता था, लेकिन फैंग युआन इससे संतुष्ट नहीं था। सबसे अच्छा होता अगर वो सारे ग्रोटो हेवंस को निगल सकता और क्रेज डेमन केव की लड़ाई से पहले अपनी ताकत को हद तक बढ़ा सकता। जब वो भविष्य में क्रेज डेमन केव जाएगा और वेनरेबल्स का सामना करेगा तो यूज काफी आसानी होगी। लेकिन भले हाई फैंग युआन सारे वेरिएंट ह्यूमन अलायंस गू इमॉर्टल्स को सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर के अंदर रख दे, चीसी एंसेस्टर को पूरी सिचुएशन पर नजर रखने के लिए शामिल कर ले, वोडू हेवंस के सारे ग्रोटो हेवंस को निगल नहीं सकता था। और अगर वो ऐसा कर भी सकता तो फैंग युआन ऐसा नहीं करता। अगर वो ऐसा करता तो सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर का इकोसिस्टम पूरी तरह से केओटिक हो जाता और थोड़ी सी लापरवाही से
ये टूट जाता। करंटली फैंग युआन एक सुरक्षित माहौल में था और तब भी ये खतरा था। जब वो वेनरेबल से लड़ेगा और वो इस कमजोरी को ढूंढ लेंगे, तो हो सकता है उनके पास इस कमजोरी का फायदा उठाने के लिए कुछ खास तरीके हैं। असल में फैंग युआन का सिल्वर लक पिलर ढीला था और कंडेंसर्ड नहीं था। यह फैंग युआन को इशारा कर रहा था कि इस साफ दिखने वाली कमजोरी का इस्तेमाल वेनरेबल्स द्वारा किए जाने की पूरी संभावना थी। सिर्फ मैनपावर पर निर्भर रहना काम नहीं कर रहा था। फैंग युआन ने अपना दिमाग दौड़ाया और आखिरकार एक और तरीका सोचा। वो था वेन्स का निर्माण करना। हेवन में हेवन वेन्स थी, अर्थ में अर्थ वेन्स थी, और ह्यूमंस में ह्यूमन वेन्स थी। यह वेन्स असाधारण और खास थी। वो न सिर्फ डाउ मार्क्स का एक संग्रह थी, बल्कि उनमें मूवमेंट की विशेषता भी थी। हेवन वेन्स शायद रूपहीन हो, लेकिन उनमें भरपूर हेवन पाथ डाउ मार्क्स थे। साथ ही यह हेवन पाथ डाउ मार्क्स हमेशा स्थिर नहीं रहते थे, वो सर्कुलेट होते और लगातार बदलते रहते थे। इसलिए जबकि टाइड्स ने दुनिया को लपेटा, तो हर बार जब वो शांत होती तो ची हार्वेस्ट फ्रूट्स मिलते थे। और डू हेवंस में, क्योंकि लगभग सभी ग्रोटो हेवंस एक हेवन वेन नोड पर रखे गए थे, ची हार्वेस्ट फ्रूट्स का आना और भी साफ हो गया, एक कैलेमिटी में बदल गया। अर्थ वेन्स भी ऐसी ही थी। फैंग युआन के पीछे पड़ने वाली लड़ाई के बाद अर्थ वेन्स प्रकट हुई और पांचों रीजन्स में फैल गई। फैंग युआन, लू वे येन और दूसरों ने अर्थवे के मूवमेंट की विशेषता का इस्तेमाल करके आसानी से बच निकले। फैंग युआन के सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर में अजीब सिचुएशंस क्यों हो रही थी? इसका सच और स्रोत क्या था? मसले की जात कहाँ थी? जब फैंग युआन ने इस पर रिसर्च किया, तो जो जवाब यूज मिला वो बहुत सोचने पर मजबूर करने वाला था। जवाब था सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर के नॉन कन्फ्लिक्टिंग डाउ मार्क्स। नियम के अनुसार अलग अलग डाउ मार्क्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए, लेकिन सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर में ऐसा कुछ नहीं था। सभी पाथ्स के डाउ मार्क्स आपस में मिलजुलाई कर रहते थे। हद से ज्यादा मिलजुलाई भी अच्छी बात नहीं होती। दुनिया में कोई भी चीज पूरी तरह से अच्छी या बुरी नहीं होती। जैसे जब नी क्लैन ने मीटियोर कैलेमिटी का सामना किया, यह मीटियोर कैलेमिटी बेहद विनाशकारी थी और फैंग युआन को इसे हाल करने के लिए खुद आना पड़ा। इस मीटियोर कैलेमिटी का स्रोत मिनी रेड हेवन में आग की बारिश का सिर्फ एक झोंका था। जब फैंग युआन ने फायर प्लेन ग्रोटो हेवन को निगल लिया, तो उसके फायर पाथ डाउ मार्क्स में भारी बढ़ोतरी हुई, जिसके कारण मिनी रेड हेवन में अक्सर आग की बारिश होने लगी। और सभी आग की बारिशों में से एक स्पेल बढ़ता गया और इत्तेफाक से एक चाको लेक से गुजर गया। आग की बारिश के डाउ मार्क्स और चाको लेक के डाउ मार्क्स आपस में मिल गए, जिससे रैंक 6 लेवल का किलर मूव मीटियोर रेन बन गया। जैसे हाई मीटियोर रेन मिनी ऑरेंज हेवन में दाखिल हुई, ये अपने रास्ते के डाउ मार्क्स के साथ मिल गई और इसकी ताकत बढ़कर रैंक 7 लेवल तक पहुंच गई। जैसे ही ये मिनी येलो हेवन में पहुंची, ये मेटल पाथ डाउ मार्क्स के साथ मिल गई और इसकी ताकत रैंक 8 तक बढ़ गई। जब ये निक्लैन की सेना के ऊपर थी, तो इन मीटियर्स का स्केल पहले ही आसमान भरने के लिए काफी घना हो चुका था, हजारों की संख्या में पहुंच गया था। सबसे छोटे सिर्फ एक छोटे से खेत के साइज के जबकि कुछ पहाड़ जितने बड़े थे। अगर कन्फ्लिक्टिंग डाउ मार्क्स मौजूद होते, तो यह कैलेमिटी हुई ही ना होती। बहुत संभव था कि जब आग की बारिश चाको लेक से गुजरती, तो यूज चाको लेक के अर्थ पाथ डाउ मार्क्स रोक लेते, इसकी ताकत तेजी से गिर जाती और ये वहीं खत्म हो जाती। लेकिन सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर में डाउ मार्क्स के बीच हार्मनी की वजह से जब आग की बारिश चाको लेक से गुजरी, तो यह मीटियोर फायर रेन बन गई। जब फैंग युआन को इस महत्वपूर्ण बात का एहसास हुआ, तो वो समझ गया कि सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर की समस्याओं को कैसे खत्म करना है। ये आसान था, वो था सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर के डाउ मार्क्स को कॉन्फ्लिक्ट करवाना। एक बार कन्फ्लिक्टिंग डाउ मार्क्स आ जाते, तो सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर की सबसे बड़ी समस्या आसानी से हल हो जाती। ये बाहरी दुनिया के पांचों रीजन्स की तरह स्थिर हो जाता। लू वे येन के लेटर ने भी फैंग युआन के विचार की पुष्टि की। उसने मेंशन किया, जब शैडो सेक्ट ने सॉवरन इमॉर्टल फीटस गू को रिफाइन किया था, मशरूम इन पैराडाइस ने भी चुपके से मदद की थी। स्पेक्ट्रल सोल ने शायद इस समस्या को महसूस किया हो या ना किया हो, लेकिन वो जरूरी नहीं था। स्पेक्ट्रल सोल और पैराडाइस अर्थ शायद एक दूसरे के विरोधी हों, लेकिन वो रेड लोटस डेमन वेनरेबल के जरिए फेट गू के कारण एक समझौते पर पहुंच गए थे। लू वे येन ने एनालाइज किया, सॉवरन इमॉर्टल फीटस गू के रैंक 9 होने का मूल कारण नॉन कन्फ्लिक्टिंग डाउ मार्क्स था। लेकिन अगर इसे एक कदम आगे ले जाकर रैंक 10 तक बढ़ाना होता, तो डाउ मार्क्स को कॉन्फ्लिक्ट करना पड़ता। ये कॉन्फ्लिक्ट एक कदम पीछे लेना नहीं था, बल्कि सॉवरन इमॉर्टल बॉडी के डाउ मार्क्स को मास्टर के इरादे का पालन करवाना था। ये चाहे तो नॉन कन्फ्लिक्टिंग हो सकते थे या कन्फ्लिक्टिंग डाउ मार्क्स, अपनी मर्जी से।
डाउ मार्क्स को कॉन्फ्लिक्ट करवाने से सॉवरन इमॉर्टल बॉडी की सबसे बड़ी कमी हाल हो सकती थी, स्ट्रॉन्ग अटैक, वीक डिफेंस। लेकिन फैंग युआन के पास साफ तौर पर इसको पूरा करने की काबिलियत नहीं थी। यहां तक कि स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल भी ये नहीं कर सका था। आखिरकार वो रैंक 9 सॉवरन इमॉर्टल फीटस गू नहीं होता, बल्कि रैंक 10 होता। रैंक 9 इमॉर्टल गू पहले ही दुर्लभ और शक्तिशाली थी, रैंक 10 तो सिर्फ कहानियों की एक अफवाह थी। फैंग युआन सैकड़ों साल जी चुका था, लेकिन उसने सिर्फ डू रैंक 10 इमॉर्टल गू की अफवाहें सुनी थी। एक था डेस्टिनी गू। रैंक 10 डेस्टिनी गू को रिफाइन करने के लिए मुख्य मटेरियल्स में से एक रैंक 9 फेट गू था। दूसरा था अटर्नल गू। ये कहानी लेस देन ग्रेटर दैन से निकली थी। करंटली लू वे यिन के लेटर से फैंग युआन को तीसरे संभावित रैंक 10 इमॉर्टल गू के बारे में पता चला, सॉवरन इमॉर्टल फीटस गू। फैंग युआन कन्फ्लिक्टिंग डाउ मार्क्स हासिल नहीं कर सकता था, तो उस क्या करना चाहिए? आसान है। जब वो कन्फ्लिक्टिंग डाउ मार्क्स नहीं बना सकता था, तो फैंग युआन ने हद पार कर दी। उसने डाउ मार्क्स को और भी ज्यादा हार्मोनियस और कंडेंस करने का सोचा। लेकिन ये कोहीजन और हार्मनी सेलेक्टिव थी और फैंग युआन के कंट्रोल में होती। इसका सॉल्यूशन क्या था? फैंग युआन को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी और उसके दिमाग में वे कंस्ट्रक्शन का तरीका आ गया। कई तरह की डाउ वेन्स थी, हेवन वे, अर्थ वेन, ह्यूमन वे, फायर वे, वाटर वेन और आदि। ईस्टर्न सी में समुंदर के नीचे अंडरकरंट्स आपस में जुड़े हुए थे, जो सामान के परिवहन के लिए एक नेचुरल रूट बनाते थे। ईस्टर्न सी के कई कारवान गू वॉर्म्स का इस्तेमाल करके समुंदर की गहराइयों में जाते थे और तेजी से आगे बढ़ने के लिए अंडरकरंट्स का इस्तेमाल करते थे। थोड़े ही समय में वो हजारों ली या यहां तक कि लाखों ली तक का सफर तय कर सकते थे, ट्रेड करने के लिए। ये असल में वाटर वेन्स का हाई एक रूप था। सदर्न बॉर्डर के पैराडाइज अर्थ ट्रू इनहेरिटेंस में नेचुरली आर्टिफिशियल अर्थ वे बनाने का तरीका था। लेकिन फैंग युआन फिर भी लू वे यिन से इसको प्रैक्टिस में लाने के खास तरीके के बारे में सलाह लेना चाहता था। अपने और पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल के मामले में फैंग युआन हमेशा सतर्क रहता था। मिसाल के तौर पर फैंग युआन ने कभी लू वे यिन को सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर में दाखिल नहीं होने दिया। या जैसे फैंग युआन ने पैराडाइज अर्थ के ड्रीम रेल्म्स और मशरूमान पैराडाइज को बचाकर रखा, उसने गहराई से सोचे बिना अन पर हाथ नहीं डाला। लू वे यिन के सुझाव को जोड़कर मैं अपने पिछले आइडिया को मॉडिफाई कर सकता हूं और इसे इंप्लीमेंट करने का एक ओवरऑल मैच्योर तरीका हासिल कर सकता हूं। मैं अनगू इमॉर्टल से शुरुआती कदम पूरे करवा सकता हूं। या शायद मुझे पहले मैंक्यूजन को पैराडाइज अर्थ के ड्रीम रेल्म्स एक्सप्लोर करने देना चाहिए और अपना अर्थ पाथ अटेनमेंट बढ़ाना चाहिए, जिससे अर्थ वे बनाना बहुत ज्यादा सुविधाजनक हो जाएगा। चैप्टर एंड।